सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। हम ये भली भांति जानते हैं कि घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही विभिन्न संस्थानों में विद्युत तथा चुंबकत्व को विविध प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम विद्युत तथा चुंबकत्व से जुड़ी अवधारणाओं को समझें। तो आइए इन विषयों पर चर्चा आरंभ करते हैं। विद्युत तथा चुंबकत्व दोनों ही के बारे में 2000 वर्ष से भी पहले ज्ञात हो गया था, परंतु केवल 200 वर्ष पूर्व ही यानी कि 1820 में यह स्पष्ट अनुभव किया गया कि इन दोनों में अटूट संबंध है। हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी एवं रसायनज्ञ थे। 1820 में अपने एक भाषण के दौरान प्रयोग प्रदर्शित करते हुए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण देखने को मिला। क्या आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या देखा? तो चलिए उस प्रदर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पे तांबे की तार और विद्युत सेल की सहायता से एक विद्युत परिपथ बनाया है। हमने तार के समीप एक छोटी चुंबकीय सुई रख दी है। ऐसा करने पर क्या हम चुंबकीय सुई की दिशा में कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? हम यहाँ देख सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी हुई चुंबकीय सुई में सुस्पष्ट विपेक्ष हुआ। यदि तार में धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए तो चुंबकीय सुई भी घूमकर विपरीत दिशा में संरेखित हो जाती है। ऐसी ही परिघटना से ऑयस्टर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि गतिमान आवेश यानी धारा अपनी चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात विद्युत तथा चुंबकत्व के संबंध को समझने के लिए प्रयोगों की गति तीव्र हो गई। आंद्रे एम्पियर ने धारा विद्युत एवं चुंबकत्व में संबंध खोजने के लिए प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला पार की। 1827 में इन खोजों की परिणति प्रकाशन में हुई। उन्होंने परिकल्पना की कि सभी चुंबकीय प्रक्रम वृत्तवाही विद्युत धाराओं के कारण होते हैं। सन 1864 में विद्युत तथा चुंबकत्व के सर्वमान्य नियमों को जेम्स मैक्सवेल ने एकीकृत करके नए नियम बनाए और यह स्पष्ट अनुभव किया कि प्रकाश वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिसके कारण हम विद्युत चुंबकत्व के विषय में और ज्ञान अर्जित कर पाए। हेनरिक एंटोन लॉरेंस डेनमार्क के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी लीडेन में प्रोफेसर थे। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व तथा यांत्रिकी में संबंध की खोज की। प्रकाश उत्सर्जकों पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रेक्षित प्रभावों की व्याख्या करने के लिए इन्होंने परमाणु में वैद्युत आवेशों के अस्तित्व होने को अभिग्रहित किया। इसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आज के कार्यक्रम में हम चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा को समझेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक गतिशील वैद्युत आवेश तथा वैद्युत धारावाही चालक बल कैसे अनुभव करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति को भी समझने का प्रयास करेंगे। परंतु चुंबकीय क्षेत्र को समझने से पूर्व हम विद्युत क्षेत्र से जुड़ी अवधारणाओं को दोहराएंगे और इसके पश्चात चुंबकीय क्षेत्र के विषय में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश Q, जो कि विद्युत क्षेत्र का स्रोत है, एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करता है, जिसे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R की घात 2 R एकांक सदिश से दर्शाते हैं। यहाँ R एकांक सदिश R के अनुदिश है तथा क्षेत्र E एक सदिश राशि है। कोई आवेश Q इस क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया करके एक बल F का भी अनुभव करता है, जिसका समीकरण कूलाम नियम द्वारा दिया जाता है, जो कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा Q बाय R की घात 2 R एकांक सदिश है। इससे ये निर्दिष्ट होता है कि विद्युत क्षेत्र E मात्र शिल्प तथ्य ही नहीं है, परंतु
इसकी भौतिक भूमिका भी है। ये ऊर्जा तथा संवेग संप्रेषित कर सकता है तथा ये तत्क्षण ही स्थापित नहीं होता, वरन इसके फैलने में परिमित समय लगता है। परंतु आज के कार्यक्रम में हम अपनी चर्चा में ये मानेंगे कि समय के साथ क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता। तो अब हम ये कह सकते हैं कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब प्रश्न ये है कि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है? विद्युत धाराएं अथवा गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। आइए अब हम चुंबकीय क्षेत्र के कुछ तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि विद्युत धाराएं अथवा गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और वहीं चुंबकीय क्षेत्र को बी आर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है तथा ये एक सदिश राशि है। प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है कि यह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। इसके अनुसार बहुत से स्रोतों का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक व्यष्टिगत स्रोत के चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग होता है। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र का मूल ज्ञान हो गया है, तो चलिए अब चुंबकीय बल के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक आवेश विद्युत बल अनुभव करता है। यदि एक आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो क्या ये भी किसी प्रकार का बल अनुभव करेगा? बिल्कुल, एक गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में बल अनुभव करता है। यदि एक गतिमान आवेश को वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इस पर कितना बल लगेगा? लॉरेंज ने एम्पियर तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विस्तृत पैमाने पर किए गए प्रयोगों के आधार पर क्षेत्रों द्वारा आरोपित बल को व्यक्त किया। मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र ER तथा चुंबकीय क्षेत्र BR दोनों की उपस्थिति में कोई बिंदु आवेश Q जो वेग v से गतिमान तथा किसी दिए गए समय t पर r पर स्थित विद्यमान है, तो आवेश Q पर इन दोनों क्षेत्रों द्वारा आरोपित बल को हम कुछ इस प्रकार व्यक्त करेंगे। F बराबर Q ER जमा V तथा B का सदिश गुणनफल। इस बल को लॉरेंस बल कहते हैं। हम ये देख सकते हैं कि लॉरेंस बल विद्युत बल तथा चुंबकीय बल का योग होता है। इस समीकरण से हम लॉरेंस बल की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं, जैसे कि ये Q, V तथा B यानी कि कण के आवेश, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र इन तीनों पर निर्भर करता है। ऋणावेश पर लगने वाला बल धनावेश पर लगने वाले बल के विपरीत होता है। यदि आवेश गतिमान नहीं है यानी कि V का मान 0 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि चुंबकीय बल कितना होगा? तो यदि आवेश गतिमान नहीं है यानी कि V का मान 0 है, तो चुंबकीय बल भी 0 होगा। केवल गतिमान आवेश ही बल का अनुभव करता है। चुंबकीय बल वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र का एक सदिश गुणनफल होता है, अर्थात चुंबकीय बल V तथा B के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर होती है, तो सदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल को समाप्त यानी कि 0 कर देता है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B यहाँ पर V के साथ कोण थीटा बना रहा है। यहाँ पर कोई धनावेशित कण बल का अनुभव करेगा। अब इस बल की दिशा को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? आवेशित कण पर लगे बल की दिशा दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है। अब इस नियम के अनुसार अगर हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को V से B की तरफ बन रहे कोण की दिशा में मोड़ें, तो ये अंगूठा
हमें बल की दिशा निर्धारित करता है। इसके अलावा अगर हम अपनी दाहिने हाथ की उंगलियों को B की दिशा में करें और अंगूठे को V की दिशा में करें तो यहाँ पे बनने वाला लंबवत बल की दिशा को निर्धारित करेगा। तो इस नियम के प्रयोग करने पर हमें बल की दिशा पृष्ठ से बहिर्मुखी मिलती है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ऋणावेश Q की धनावेश Q की तुलना में बल की दिशा क्या होती है। आइए पुनः दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ अगर हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को B की दिशा में करें और अंगूठे को V की दिशा में करें तो यहाँ पर बल की दिशा हमारी हथेली के लंबवत होगी, जो कि एक ऋणावेश के लिए विपरीत होगा। तो दक्षिण हस्त नियम द्वारा हमें ये ज्ञात हो गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गतिशील आवेशित कण के विक्षेप Q की दिशा ऋणावेश के विक्षेप की दिशा के विपरीत होती है। अब तक की चर्चा के आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र तथा बल के विषय में कुछ मुख्य बातें कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ F के समीकरण में हम देख सकते हैं कि F बराबर Q V B का सदिश गुणनफल के बराबर है, जो कि QVB sin थीटा n एकांक सदिश लिखा जा सकता है। यहाँ थीटा वेग V तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है। चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण एक SI मात्रक होता है जब किसी एकांक आवेश यानी कि 1 कूलम जो कि B के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड वेग V से गतिमान है पर लगा बल 1 न्यूटन हो। क्या आप विमीय रीति से B का मात्रक पता लगा सकते हैं? विमीय रीति से हम ये जानते हैं कि B बराबर F/QV होता है तथा B का मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति कूलाम मीटर है। इस मात्रक को टेस्ला कहते हैं, जिसे निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है। टेस्ला एक बड़ा मात्रक है, अतः अपेक्षाकृत छोटे मात्रक गाउस, जिसका परिमाण 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इस अवधारणा से भलीभांति परिचित हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा आवेश चुंबकीय बल अनुभव करता है। हम किसी एकल गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के विश्लेषण का विस्तार विद्युत धारावाही सीधी छड़ के लिए कर सकते हैं। हम लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट A की किसी छड़ पर विचार करेंगे। हम किसी चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील वाहक है की भांति एक ही प्रकार के गतिशील वाहक मानेंगे। मान लेते हैं इन गतिशील आवेश वाहकों का संख्या घनत्व n है, तब चालक में कुल गतिशील आवेश वाहकों की संख्या NLA के बराबर होगी। इस चालक छड़ में अपवर्ती विद्युत धारा I के लिए हम ये मान लेते हैं कि प्रत्येक गतिशील वाहक का अपवाह वेग Vd है। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B की उपस्थिति में इन वाहकों पर लगने वाला बल NQVD LA सदिश गुणनफल B के बराबर होगा। यहाँ Q किसी वाहक के आवेश का मान है। जैसा कि हम जानते हैं कि NQVD विद्युत धारा घनत्व यानी कि J के बराबर है और NQVDA विद्युत धारा I के बराबर है। तो इस प्रकार हम F को NLA QVD सदिश गुणनफल B के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ NQVD को J लिखने पर हमें JLA गुणनफल B मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B की उपस्थिति में आवेश वाहकों पर लगने वाला बल F बराबर IL सदिश गुणनफल B के बराबर होगा। यहाँ L एक सदिश है जिसका परिमाण L है, जो कि छड़ की लंबाई है तथा इसकी दिशा विद्युत धारा I के सर्वसम है। ध्यान दीजिए कि विद्युत धारा सदिश नहीं है बल्कि एक अदिश राशि है।
अब ये समीकरण एक सीधी छड़ पर लागू होता है। इस बात पर भी ध्यान दें कि इस समीकरण में B बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। ये विद्युत धारावाही छड़ द्वारा उत्पन्न क्षेत्र नहीं है। यदि तार की यादृच्छिक आकृति है तो इस पर बल किस प्रकार निकाला जा सकता है? तो हम इस पर लॉरेंस बल का परिकलन ऐसी रैखिक पट्टियों जो कि डीएलजे द्वारा दिया जाएगा का समूह मानकर तथा संकलन द्वारा कर सकते हैं, जो कि F बराबर I dl सदिश गुणनफल B के सभी योगों के बराबर होगा। अब तक हमें इसका ज्ञान हो गया है कि एक बाह्य क्षेत्र इसमें उपस्थित किसी विद्युतावेश तथा विद्युत धारावाही चालक पर बल आरोपित करता है और ये बल किस दिशा में लगेगा ये गतिमान सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण पर निर्भर करता है। अब हम और अधिक विस्तार से चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश के विषय में अध्ययन करेंगे। हम ये भली भांति जानते हैं कि यदि किसी बल का कण की गति की दिशा में अथवा उसके विपरीत कोई अवयव है तो वो बल उस कण पर कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के प्रकरण में चुंबकीय बल कण के वेग की दिशा के लंबवत होता है, अतः कोई कार्य नहीं होता तथा वेग के परिमाण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि संवेग की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। अब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण बल QE होता है, जिसका गति के समांतर अथवा प्रति समांतर अवयव हो सकता है और इस प्रकार संवेग के साथ साथ ऊर्जा को भी स्थानांतरित कर सकता है। परंतु अगर एक गतिमान वैद्युत आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तब क्या होगा? तो आइए हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर विचार करते हैं। पहले उस स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें V चुंबकीय बल के लंबवत है। लंबवत बल अभिकेंद्र बल की भांति कार्य करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वर्तुल गति उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि V तथा B एक दूसरे के लंबवत है तो कण अर्थात किसी वृत्त की अनुदिश वर्तुल गति करेगा। तो जैसे कि अभी हमने समझा कि लंबवत बल Q V सदिश गुणनफल B अभिकेंद्र बल की भांति कार्य करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वर्तुल गति उत्पन्न करता है, तो इसके अनुसार m v की घात 2/r q vb के बराबर होगा। इस समीकरण की सहायता से हम कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r का पता लगा सकते हैं, जो कि mv/qb के बराबर होगी। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जितना अधिक संवेग होता है उतनी ही अधिक निर्मित वृत्त की त्रिज्या होगी तथा निर्मित वृत्त उतना ही बड़ा होगा। आइए अब कोणीय आवृत्ति ओमेगा का समीकरण पता करते हैं। अब यदि कोणीय आवृत्ति ओमेगा है तो ओमेगा और v के बीच का समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, यानी कि v बराबर ओमेगा r, और हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा 2 पाई न्यू के बराबर होता है। तो इसको हल करने पर हमें ओमेगा QB/m मिलेगा, जिसके लिए हमने v और r के समीकरणों का प्रयोग किया है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें कि यदि v चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत नहीं है तो क्या आवेश की गति में कुछ परिवर्तन आएगा? और यदि v तथा B के बीच 90 डिग्री के अतिरिक्त कोई और कोण बन रहा है तो इस परिस्थिति में क्या होगा? तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। वेग v का कोई अवयव B के अनुदिश है तो ये अवयव अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति को चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित नहीं करता। अब B के लंबवत किसी तल में गति पहले के भांति वर्तुल गति ही है,
जिससे ये अवयव कुंडलिनी गति को उत्पन्न करता है, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है। अब हम आवेश द्वारा एक वृत्ताकार को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये पता करने का प्रयास करेंगे। एक परिक्रमा को पूरा करने में लगा समय t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा के बराबर होगा, और वहीं ये 1 बटा न्यू के भी बराबर हो सकता है। अब हम देख सकते हैं कि इस चित्र में पिच यानी कि चूड़ी अंतराल को दर्शाया गया है। इससे हमारा तात्पर्य क्या है? यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेग का कोई अवयव जिसे v समानांतर द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, कण का पाथ कुंडलिनी यानी कि सर्पिलाकार जैसा होगा। एक घूर्णन में कण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को पिच तथा चूड़ी अंतराल कहते हैं। इसको P बराबर V समानांतर अवयव और T के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। इसको 2 पाई m V समानांतर अवयव बटे Q भी लिख सकते हैं। गति के वृत्तीय अवयव की त्रिज्या को कुंडलिनी की त्रिज्या कहते हैं। आज के कार्यक्रम में हमने चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत तथा इसके द्वारा किसी आवेश पर अथवा किसी धारावाही विद्युत चालक पर लगे बल पर गहन चर्चा की। साथ ही किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति को विस्तार रूप से समझा और किस प्रकार एक आवेश वृत्ताकार या कुंडलिनी गति अर्जित कर सकता है, उन स्थितियों पर भी चर्चा की। कुंडलिनी गति के अवधारणा पर आधारित भौतिकी में एक मनोहारी व चित्ताकर्षण प्राकृतिक परिघटना का स्पष्टीकरण करना संभव हुआ है। ध्रुवीय क्षेत्रों में आकाश में वर्णों का एक ऐसा अत्यंत वैभवशाली दृश्य दिखाई देता है। इस परिघटना को उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। आप उत्तर ध्रुवीय ज्योति के विषय में विस्तार से जानने के लिए खोज करें और प्राप्त हुई जानकारी को अपने साथियों के साथ भी साझा करें, और आज के चर्चित विषयों से संबंधित अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और अपने साथियों से इसकी चर्चा भी अवश्य करें। धन्यवाद।